अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं अहमद एक्यूमेंटर यूट्यूब चैनल। क्लास 9 केमिस्ट्री के लिए आज हम रिकॉर्ड करेंगे मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप ये बता सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के लिए हम फार्मूला मास का शब्द क्यों यूज करते हैं? अगरचे फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन दोनों सेम होती है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इथेन मॉलिक्यूल यानी इथेन की एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास या मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर मास 30 ग्राम है या 30 AMU है, और इसमें यूनिट की अहमियत क्या है। मेरी तीसरी क्वेश्चन ये है कि क्या आइसोटोप की वजह से एक नेचुरल सैंपल इफेक्ट होता है, यानी नेचुरल सैंपल की मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। अगर आप इन 3 सवालों के जवाब दे सकते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं इतना ही बता सकता हूँ ताकि आप लोगों की इन 3 सवालात क्लियर हो जाए और बोर्ड एग्जाम के लिए आप इस तरह की सवालों की कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक मॉलिक्यूलर मास से। बेसिकली मॉलिक्यूलर मास बुनियादी तौर पर क्या है? हम सब ने पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला ये था कि जब भी किसी कंपाउंड में जितनी भी एटम्स होते हैं, हम इनका एक्चुअल फार्मूला लिखे तो इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो आप हमें कहेंगे कि C6H6, यानी बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसका एक्चुअल फार्मूला है। फिर मैंने आपको बताया कि इसको जब हम सैंपल करेंगे तो इसे हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। तो 6 1s are 6, 6 1s are 6 CH। अब ये CH जो है ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जब हम इन सारों के एटॉमिक मास को सम अप कर ले तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। डिफिनीशन मैंने कुछ इस तरह लिखा है, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कोवेलेंट सब्सटेंस। यानी हमारे पास जो भी कोवेलेंट सब्सटेंस हो, जो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड हो, इसमें हमारे पास जितनी भी एटम मौजूद होते हैं, जब हम इन सारों एटम की रिलेटिव एटॉमिक मास को सम अप कर ले यानी जमा कर ले तो इससे जो मास आता है इसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन आ जाती है कि क्या मॉलिक्यूलर मास जो है ये हम सारे मॉलिक्यूल के लिए, सारे कंपाउंड के लिए यूज करते हैं? तो नहीं, मॉलिक्यूलर मास हम सारों के लिए यूज नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलर मास हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास स्ट्रिक्टली restricted to covalent compound existing as a discrete independent molecular entities। यानी मॉलिक्यूलर मास हम उन ही कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज कर सकते हैं जो एज अ सिंगल मॉलिक्यूल या एज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती है, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, कंटिन्यूअस में नहीं होती, अलग अलग एग्जिस्ट कर सकती है। जैसा कि अगर मैं आपसे बताऊं कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो आप हमें बताएंगे कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वाटर की ये जो मॉलिक्यूल है एज अ सिंगल एग्जिस्ट करती है, एज अ सिंगल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकती है, तो आप कह सकते हैं कि जी सर ये एग्जिस्ट कर सकती है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो आप मुझे बताओगे कि CO2। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये इज अ सिंगल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकती है, तो आप मुझे कह सकते हैं कि जी सर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि इथेन मॉलिक्यूल, तो आप कहेंगे कि C2H2 और ये भी एज अ सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर मास है इसको हम एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते। अगर आप मास नंबर के बारे में सोचे तो ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है इसमें हमारे पास एटम के मास हमने AMU में एक्सप्रेस किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एज अ सिंगल ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल वेट मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो इसलिए हमने सारे एटम को कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर किया और इससे जो मास आया इसको हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का, और इस रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट था एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए
हमारे पास जो फार्मूला है समेशन नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, यानी हमारे पास जो मालिक्यूल होता है, जो कंपाउंड होता है, इसमें हमारे पास एक एटम की जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले हम इनकी तादाद लिखते हैं और फिर इस एटम के या इस एलिमेंट की एक एटम का जो मास होते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरह ये सम ऑफ करते जाते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है ईथेन मॉलिक्यूल का, और ईथेन का फार्मूला है C2H6। यहाँ पर ऊपर लिखी गई फार्मूले के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो कार्बन की कितने एटम है 2, फिर हमारे पास क्या करना है मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, और कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, तो ये हो गया। फिर हमने सम ऑफ करना है प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी एटम्स है 6, और हाइड्रोजन की एक एटम का मास क्या है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हमारे पास आ गया 24 प्लस 6, तो ये आया 30। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हम एटम की एटॉमिक मास को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो AMU में, तो ये हमारे पास आया 30 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने टॉपर्स के लिए कुछ ट्रिक्स या कुछ पॉइंट लिखा है। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि क्या हम सोडियम क्लोराइड के लिए मॉलिक्यूलर मास यूज कर सकते हैं, या हम सोडियम के लिए मॉलिक्यूलर मास क्यों यूज नहीं कर सकते, अगरचे मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास का जो कैलकुलेशन होता है वो सेम होता है। तो सोडियम क्लोराइड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास इस वजह से यूज नहीं कर सकते कि सोडियम क्लोराइड हमारे पास पेवर आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, पेवर आयनिक कंपाउंड, और ये जो पेवर आयनिक कंपाउंड होता है ये जब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता। सोडियम क्लोराइड में अगर हम देखें तो एक सोडियम के इर्द गिर्द हमारे पास 6 क्लोरीन होते हैं, और एक क्लोरीन की इर्द गिर्द हमारे पास 6 सोडियम्स होती है। यानी अगर आप इस क्यूबिक टाइप लेटस को देखें तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का है। यहाँ पर एक सोडियम के इर्द गिर्द हमारे पास 6 क्लोरीन और एक क्लोरीन के इर्द गिर्द हमारे पास 6 सोडियम एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी वजह से ये एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल या इंडिपेंडेंट सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है और बहुत सारे क्लस्टर्ड होता है। तो इसी वजह से हम जो ये क्लस्टर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। फार्मूला यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि फार्मूला यूनिट इन आयंस की बीच सिंपलेस्ट रेशियो हमें डिनोट करती है। तो इन बेसिकली ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका वो है यानी जो सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो वो है Na6Cl6। तो फार्मूला यूनिट में हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 1s are 6 6 1s are 6 NaCl। तो NaCl इसका फार्मूला यूनिट है और फार्मूला यूनिट की मास को हम फार्मूला मास कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड डू नॉट कंटेन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, दे एग्जिस्ट इन कंटिन्यूअस 3D क्रिस्टल लेटस, देयरफॉर नेवर राइट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन बोर्ड एग्जाम, डूइंग सो रिजल्ट इन मार्क्स डिडक्शन, ऑलवेज यूज फार्मूला मास। यानी अगर आप मॉलिक्यूलर मास गलती से भी यूज करते हैं तो फिर बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे मार्क्स किस वजह से कट हुए हैं। ठीक है, 3D क्रिस्टल लेटस यहाँ पे लिखा है। तो क्रिस्टल, एक क्रिस्टल होता है और एक एमार्फस सॉलिड और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमार्फस सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसकी एक खास शेप नहीं होती और क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होती है जिसकी एक खास शेप होती है। लेटस जो होता है ये हमारे पास जो सॉलिड होती है, जो क्रिस्टल्स होती है, इसमें 3 डायमेंशनली इसकी पार्टिकल किस तरह अरेंज हुए, इसका शेप किस तरह है, तो इसको हम क्रिस्टल लेटस कहते हैं। ठीक है, फिर है फार्मूला मास। तो फार्मूला मास क्या है, फार्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आयंस और एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होती है, इस आयनिक कंपाउंड में हमारे पास जितनी भी एटम्स होती है या जितनी भी आयंस होती है, जब हम इसकी एटॉमिक मासेस को सम ऑफ कर लेते हैं तो इसको हम फार्मूला मास कहते हैं। अब फार्मूला मास हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो फार्मूला मास हम आयनिक कंपाउंड के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे हमारे पास डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करती। फिर है हमारे पास फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट बेसिकली है क्या, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन प्रेजेंट इन आयनिक क्रिस्टल लेटस। मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास आयनिक क्रिस्टल लेटस होती है वहां पे ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करती, कंटिन्यूअस फॉर्म में होते। तो जब हम इसका सिंपल फॉर्म लिखते हैं तो इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है, और इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो भी एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU में हम इसको मेजर कर सकते हैं। क्यों AMU में मेजर करते हैं, क्योंकि हमारे पास एटम का मास AMU में होता है।
ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स आर नंबर ऑफ आयंस इन अ फार्मूला यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मासेस ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पे है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में हमारे पास एटम या आयन सोडियम की कितने हैं, एक है, और एक एटम का मास कितना है हमारे पास 23 AMU। फिर हमारे पास क्लोरीन की कितने आयन्स है हमारे पास 1, और एक क्लोरीन की आयन का या एक क्लोरीन की एटम का मास कितना है 35.5। तो जब हम इसको सम ऑफ कर लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 58.5 AMU। ठीक है। फिर हमारे पास कुछ टेक्स्ट बुक की एग्जांपल, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूला मास दिया हुआ है अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला मास हम अमोनियम सल्फाइड का हम फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये बेसिकली हमारे पास है Na4 ये 4 है, ठीक है, 9 नहीं है, Na4 होल 2 SO3। ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम n के साथ मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे n के नीचे कुछ भी नहीं, तो जब कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 1 है। तो 2 1s are 2, तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन हुए। कितने नाइट्रोजन? 2। 2 4s are 8, हमारे पास 8 हाइड्रोजन हुए। और यहाँ पर कुछ तो नहीं है, तो 1 सल्फर हुआ और 3 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन की एटम है और 1 नाइट्रोजन का मास 14 है, तो 2 के हमारे पास क्या हो जाएगा 28। हमारे पास 1 हाइड्रोजन है और 1 का मास 1 AMU है, तो 8 के हमारे पास 8 AMU। हमारे पास 1 सल्फर है और 1 सल्फर का मास है 32 AMU, तो ये 32 AMU यहाँ पे मैंने लिखा है। हमारे पास 1 ऑक्सीजन का मास है 16 AMU और 3 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 48 AMU। जब हम इन सारों को सम ऑफ कर लेते हैं तो इससे आंसर आता है 116 AMU। फिर यहाँ पे हमारे पास एक और फार्मूला मास फाइंड आउट करना है आयरन 2 नाइट्रेट का। तो यहाँ पर हमारे पास है Fe, फिर है NO3 होल 2, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है नाइट्रोजन के साथ, तो 2 1s are 2, 2 नाइट्रोजन हुए। फिर यहाँ पे 3 है, तो 2 3s are 6 ऑक्सीजन हुए। तो यहाँ पर एक आयरन का मास है 1 और एक आयरन का मास है 56 AMU और हमारे पास एक आयरन है, तो 56 AMU मैंने यहाँ पे लिखा। फिर हमारे पास 2 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का मास है 14, तो यहाँ पर 2 को जब हम 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है। फिर हमारे पास 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास 16 AMU है, तो यहाँ पर हमारे पास 96 AMU आए। जब हमने इन सारों को सम ऑफ कर लिया तो इससे 180 AMU आंसर आया। अब यहाँ पे कुछ समरी मैंने इस टॉपिक की लिखी है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होती है, इसका टारगेटेड कंपाउंड जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और फार्मूला मास का टारगेटेड कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता है। मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये डिस्क्रीट फॉर्म में या इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और फार्मूला मास जो होता है ये डिस्क्रीट फॉर्म में या इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए हम इसके लिए फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं। ये नेचर में इज इंडिपेंडेंट फिजिकल यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और ये नेचर में कंटिन्यूअस 3D आयनिक क्रिस्टल लेटर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेशन हम इसकी भी एटॉमिक मास यूनिट में करते हैं और इसकी भी एटॉमिक मास यूनिट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम सारे एलिमेंट या सारे एटम के एटॉमिक मास जो होता है ये एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, तो फिर ये ग्राम हम क्यों यूज़ करते हैं? तो ग्राम हम इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट है इतनी स्मॉल यूनिट है कि इसमें हम एटम की मेजर ही नहीं कर सकते। एटम को हम प्रैक्टिकली जब हम लैब में काम करते हैं तो इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ग्राम यूज़ करते हैं। और ग्राम हम किस वजह से यूज़ करते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास 1 मोल एटम होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल होता है या 1 मोल कोई भी एंटिटी होती है, तो इसकी मास जो होता है वो इसकी मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास के बराबर होते हैं, लेकिन हम AMU की यूनिट को हटाते हैं और इसकी जगह क्या लगाते हैं, ग्राम। यानी यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं तो यह हमारे पास है फार्मूला मास ऑफ आयरन 2 नाइट्रेट जो है ये हमारे पास 180 AMU है। अगर अब यहाँ पे मैं लगाऊं कि 1 मोल फार्मूला यूनिट ऑफ आयरन 2 नाइट्रेट जो है इसका मास क्या है, तो फिर यहाँ पर हम 180 ग्राम लगाएंगे, AMU हटाएंगे। यानी ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, ये इस लेक्चर का बेसिकली टॉपिक ही नहीं है। तो अब हम ऊपर जाते हैं अपने 3 सवालों के बारे में, इसको दोबारा से रीड आउट करते हैं कि क्या हमने इस टॉपिक से ये क्वेश्चन जो है ये सीख लिए।
क्या हम सोडियम क्लोराइड के लिए फार्मूला मास के बजाय मालिकुलर मास क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि अगर इन दोनों की कैलकुलेशन भी सेम है, तो ये मैंने आपको बताया कि हम इस वजह से यूज़ नहीं करते कि सोडियम क्लोराइड फेवर आयनिक कंपाउंड है, और फेवर आयनिक कंपाउंड डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। ये एज अ सिंगल मालिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए हम इसके लिए फार्मूला मास यूज़ करते हैं। दूसरा, सिंगल मालिक्यूल ऑफ इथेन मालिक्यूल, क्या ये 30 ग्राम है या 30 mu है? तो ये 30 mu है। और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट ये है कि हमारे पास जो ग्राम है ये बहुत बड़ा यूनिट है और mu बहुत स्मॉल यूनिट है। ग्राम हम मोल के लिए यूज़ करते हैं, और मोल के लिए तब यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम फिजिकली mu में मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से हम ग्राम यूज़ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या आइसोटोप की प्रेजेंस की वजह से नेचुरल सैंपल इफेक्ट होता है? यानी नेचुरल सैंपल की मालिकुलर मास और फार्मूला मास का कैलकुलेशन इफेक्ट होता है? बिल्कुल इफेक्ट होता है। हर एक आइसोटोप का अलग अलग मास होता है, क्योंकि आइसोटोप में हमारे पास न्यूट्रॉन की डिफरेंस आती है, तो हमारे पास एटॉमिक मास जो है ये डिफरेंट करता है, क्योंकि मास नंबर बेसिकली हमारे पास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। जब न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा तो मास नंबर डिफरेंट होगा, और मास नंबर की डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल डिफरेंट आइसोटोप की वजह से हमारे पास जो है मालिकुलर मास और फार्मूला मास पे इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से मालिकुलर मास और फार्मूला मास डिफरेंट हो जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।